तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूमि कौशल और युद्ध कौशल। तो भूमि कौशल और युद्ध कौशल में हम देखेंगे भूमि कौशल और युद्ध कौशल का परिचय। तो चलो शुरू करते हैं। भूमि कौशल या फील्ड क्राफ्ट वह कला है जिसके द्वारा सैनिक भूमि के सभी साधनों कृत्रिम एवं प्राकृतिक का इस प्रकार उपयोग करते हैं कि अपनी न्यूनतम शक्ति से दुश्मन को अधिकतम हानि पहुंचा सके। इसके अंतर्गत आड़े चाले, कंसल्टेंट, कैमोफ्लेज, फायर एंड मूवमेंट, दूरी का अंदाज करना, टारगेट को चिन्हित करना आदि विषय आते हैं। भूमि कौशल में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं। एक, दृश्य प्रशिक्षण। दो, लक्ष्यों का वर्णन और मान्यता। तीन, व्यक्तिगत छलावरण और पर्दा। चार, दूरियों का निर्धारण। पाँच, हथियारों के साथ और हथियारों के बिना आंदोलन। आठ, आग पर अनुशासन का नियंत्रण। और युद्ध कौशल कुछ नहीं है लेकिन अभ्यास का वह कौशल है जो युद्ध के क्षेत्र में सफल संचालन के आचरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह युद्ध के अभ्यास छोटी सामरिक समस्याओं से निपटने का सहायक होते हैं। ये समय की बचत, तेजी से कार्यवाही की सुनिश्चितता और उलझनों को नज़रअंदाज करने से सहायक होते हैं। क्षेत्रीय संकेतों, अनुभाग और पलटन संरचनाओं का अध्ययन जो कि विभिन्न युद्ध अभ्यासों के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध शिल्प में निम्नलिखित विषय सम्मिलित है। एक, क्षेत्रों के संकेत। दो, अनुभाग संचरण। तीन, आग नियंत्रण आदेश। चार, आग का कार्यवाही। पाँच, अनुभाग युद्ध अभ्यास। यह शिल्प की मूल बातों के बारे में जानता एक एनसीसी कैडेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जमीन और हथियारों का सही तरीके से उपयोग करने के कला प्रशिक्षण सैनिकों के लिए न सिर्फ एक आवश्यक कौशल है बल्कि यह एक व्यक्तिगत विशेष द्वारा जीवन की विभिन्न स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन भी लाभदायक है। आगे देखते हैं दूरियों का निर्धारण। परिचय। एक व्यक्ति को अपनी आंखों के माध्यम से सही ढंग से दूरी का निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति निम्नलिखित बातों का निर्णय ले सके। एक, यह जानना कि कब गोली चलानी है। दो, यह जानना कि कौन से हथियारों का उपयोग में लाया जाना है। और तीन, अपने अनुभागों में अन्य लोगों के लक्ष्यों को संकेत करना। चार, एक पर्यावरण के रूप में कार्य करते हुए सही सूचनाओं को पारित करना। दूरी का निर्धारण के तरीके। दूरी निर्धारण की 6 विधियां हैं जो निम्न प्रकार है। एक, इकाई का तरीका। दो, दिखावटी का विधि। तीन, खंड औसत विधि। और चार, हेवलिंग विधि। पाँच, ब्रैकेटिंग विधि। और एक 6 वाला है कि रेंज विधि। 6 नंबर वाला इकाई विधि। इकाई विधि में इस तरीकों को 100 गज के तरीके के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य माप की इकाई का चयन 100 गज में किया जाता है, इसलिए जमीन पर 100 गज की दूरी का किसी ने एक अच्छा बिंदु सुनिश्चित किया है। इसे उद्देश्य के लिए हॉकी मैदान की लंबाई एक सर्वश्रेष्ठ मापदंड है। दिए गए लक्ष्य की दूरी एक काल्पनिक 100 गज की इकाई के गुणज होगी जो कि पर्वत क्षेत्र और उसके लक्ष्य के बीच में रखी गई है। अगला है दिखावटी की विधि। विभिन्न स्थानों पर किसी व्यक्ति की दिखावट के विस्तृत वर्णन के आधार पर दूरी को मापा जा सकता है।
100 मीटर से 500 मीटर तक मापने का तरीका आप इसमें देख सकते हो फोटो में। अगला है खंड औसत विधि। प्रत्येक व्यक्ति को दी गई वस्तु से दूरी को मापने के लिए कहा जाता है। दिए पूरे खंड के द्वारा दिए गए उतारों का औसत निकालकर उसे ही न्यूनतम मान लिया जाता है। जैसे कि अब 4 आदमी है, 4 आदमी से पूछा जा सकता है कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है, और उन चारों को मिलाकर उनका औसत निकालकर जितना आंसर आता है उतना वो अंदाज से खंड औसत विधि उसे कहलाते हैं। तो अगला है की रेंज विधि। यदि किसी निश्चित वस्तु का कार्यक्षेत्र ज्ञात हो तो अन्य वस्तुओं का उसके संबंध में कार्यक्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। इस तरीकों को की रेंज विधि कहा जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में। अगला है हेवलिंग विधि। लक्ष्य और देखने वाले के बीच आधे स्थान पर एक वस्तु को चिन्हित कर लिया जाता है। उस वस्तु तक की दूरी ज्ञात करने के बाद दूरी को लक्ष्य के लिए दुगना किया जाता है। आप देख सकते हो फोटो में। आगे है ब्रैकेटिंग विधि। ब्रैकेटिंग विधि में देखने वाला लक्ष्य से न्यूनतम और संभावित दूरी ज्ञात कर लेता है और फिर उसके औसत को ही दूरी मान लेता है। तो आप समझ सकते हैं मैक्सिमम 600 एंड मिनिमम 400, उसके बीच की दूरी समझ लो 500 मीटर आती है तो उसे ही रेंज मान लेते हैं, तो 500 मीटर मान लेते हैं। ये देख सकते हो आप फोटो में। आगे व्यावहारिक संकेत। अगले रात्रि के दौरान दूरी का निर्धारण करना केवल दृश्यता पर निर्भर करता है। इसके लिए उपयुक्त तरीका केवल महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। इसलिए कुछ लक्ष्यों को चिन्हित कर ले और उन पर दूरी मापने के लिए कार्य करते हैं, चाहे वह दिन की रोशनी ही क्यों ना हो। आगे दिन के दौरान देखने वाले की दूरी मापते समय जो परिस्थितियां भ्रमित कर सकती है वह निम्नलिखित है। एक है जब दूरियां अधिक मापी जा सकती है, उसमें रोशनी खराब हो तब। और एक है सूर्य की रोशनी देखने वाला की आंखें पर पड़ रही हो, मतलब सूर्य देखने वाले की आंखों पर पड़ रही हो। तीसरा है लक्ष्य इसके आसपास की वस्तुओं से छोटा हो। आगे है किसी घाटी की छोटी गली की तरफ देखना हो, जैसे कि सड़क। आगे रास्ता नीचे की तरफ जा रहा हो। दूसरा है जब दूरियों को कम मापा जा सकता है। और अगला जब रोशनी हल्की हो या सूर्य पर्वत के पीछे चमक रहा हो। अगले लक्ष्य के आसपास की वस्तुओं का बड़ा हो। अगला है पर्यवेक्षक और लक्ष्य के बीच कुछ मृत जमीन हो। अगले ऊंचाई की तरफ देखना हो, अगर ऊंचा हो और उसकी तरफ देखना हो तब। इसका निष्कर्ष है कि न्यूनतम समय की अवधि से सीमा चिन्ह कैसे लगाते जाते हैं यह जानने के लिए दूरी का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी आवश्यक है कि दूरी को मापकर तकनीकी का उपयोग करते हुए लक्ष्य को साधा कर दुश्मन पर प्रभावी गोली चलाई जानी चाहिए। इसलिए सभी कैडेट को दूरी मापने के सभी विधियों का सही और उपयुक्त रूप से अध्ययन होना आवश्यक है। अगर आप यह अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सब समझ जाओगे। अगला है जमीन का वर्णन। परिचय। युद्ध के मैदान में जवानों को जमीनी निशान तथा दूसरी चीजों को बताना बहुत आवश्यक है, जिससे जवान कमांडर के आदेश पर सही जगह फायर किया जा सके। लेकिन एक जगह पर एक शक्ल की कई वस्तु हो सकती है, जिसमें
टारगेट की पहचान और बयान अधिक कठिन हो सकता है, मतलब हो जाता है। टारगेट को इंगित करने से पूर्व वहां की जमीन तथा सेक्शन की सीमा और वहां के प्रसिद्ध निशान आदि के संबंध में जानकारी दी जाती है। अगला है जमीन के प्रकार। तो जमीन के प्रकार आप देख सकते हैं। एक है टूटी हुई जमीन, ये आप फोटो में देख सकते हैं। यह एक असमतल और सामान्यतः जमीन पर रेतीली मिट्टी के टकराव और नालों के बिखराव से होता है और ये पैदल सेना की चाल के लिए उपयुक्त होते हैं। आगे है समतल और खुला मैदान। ये समतल होते हैं और झाड़ियों, बाड़ों तथा अन्य पत्तों से ढके हुए होते हैं। ये दिन में सेना की चाल के लिए उपयुक्त होते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि ये फोटो में है। आगे है ऊंचे मैदान। मैदान जो कि जमीन के सामान्य स्तर से ऊंचे होते हैं, जैसे पहाड़। ये अवलोकन द्वारा और आग से उसके चारों ओर क्षेत्रों में नियंत्रण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ये आप फोटो में देख सकते हैं। आगे मृत जमीन। मृत जमीन ऐसी जमीन जो पर्यवेक्षक की आंखों से छिपी हुई हो। यह समतल रास्ते के हथियारों द्वारा कवर नहीं की जा सकती, जैसे कि ये। आगे हालांकि खुले मैदान यात्रा करने के लिए आसान रहते हैं, दुश्मन के इलाकों में ऐसे करने के लिए खतरनाक रहते हैं। एक खुले स्थान पर गोली चलाने की स्थिति लेते समय या गतिशील होते समय देखने और गोली चलाने की एक व्यक्ति दुश्मन के सामने निरावरित हो सकता है। ये टूटे हुए मैदान सही ढंग से तब उपयोग में लाए जाते हैं जब वे समतल पथ हथियारों से सुरक्षित प्रदान करते हैं। ये हवा से और उच्च पथ के हथियारों से सुरक्षा का आवरण नहीं प्रदान करते। अगला है मृत जमीन को उच्च पद के हथियारों से भी आवरण नहीं प्रदान किया जा सकता। वर्णन की प्रक्रिया। जमीन के अवलोकन और व्याख्या करने का सामान्य तरीका इसका विभाजन करना है, जो निम्न प्रकार है। एक 300 गज, 300 गज तक अग्रभूमि। दो है 300 गज से 500 गज तक मध्य भूमि। और तीसरा है 500 गज से अधिक दूरी। हमारा अगला है टॉपिक दिशाओं और सीमाओं की सामान्य लाइन का उपयोग करते हुए सीमा चिन्हों के संकेत। तो एक है दिशा की सामान्य लाइन। केंद्रीय स्थान को केंद्रित करके दिशा की सामान्य लाइन से शुरुआत करते हुए यदि संभव हो तो महत्वपूर्ण सीमा चिन्हों को केंद्रित करें। नंबर एक संकेत 500 रेड हाउस, क्लास रेड हाउस और निर्देशों की सीधी लाइन के पार की लाइन, मतलब जीएलडी। दिशा की सामान्य लाइन आप देख सकते हैं। अगर आगे है सीमाएं। निर्देश को सामान्य लाइन देने के बाद अपने स्थान को दाई और बाई सीमा प्रदान करें। मैदान को अग्रभूमि, मध्य और दूरी के आधार पर विभाजित करें। सही ढंग से दक्षिणावर्त दिशा में बाएं से दाएं की तरफ शुरुआत करें और मैदान का वर्णन करें। वर्णन का अनुक्रम। सीमाओं को दाएं से बाएं की शुरुआत करने के पश्चात किसी विशेष चाप से घिरी हुई जमीन की व्याख्या करना है। यदि जमीन के चारों ओर का वर्णन करना है तो दाई दिशा की सामान्य लाइन से आरंभ करके सभी दिशाओं को दर्शाते हुए बाई दिशा की सामान्य लाइन पर खत्म करना चाहिए। इसका निष्कर्ष है अपने कार्यों में सफल होने के लिए जमीन का वर्णन करना महत्वपूर्ण घटक है। एक कैडेट को हमेशा जमीन पर निगाहें रखनी चाहिए। उसे जमीन पर आगे बढ़ने के लिए जमीन की पहचान करना और अवलोकन करना चाहिए। सेक्शन कमांडर जमीन पर चलते समय अपने पूरे समझ रखनी चाहिए।
आगे है सीमा चिन्ह लक्ष्यों की पहचान, बयान और इंगित करना। परिचय। युद्ध के दौरान और जमीन पर सीमा चिन्ह तथा अन्य वस्तुओं जलवायु के कारण या अन्य कारणों से अस्पष्ट हो सकते हैं। प्रत्येक प्रयास उनके क्षेत्रों और आकार को सावधानपूर्वक और सही रूप से दर्शाने के लिए किए जाने चाहिए। आगे कमांडर्स द्वारा तीव्र और सही संकेतों की सुनिश्चितता और प्रत्येक जवान द्वारा उसकी पहचान की सुनिश्चितता के लिए सेना में एक उच्च और विशेष प्रक्रिया की जाती है। तो इसकी परिभाषा है सीमा चिन्ह एक वस्तु जो कि जमीन पर आवश्यक है और जो जमीन को सामने से समझाने के लिए मौखिक आदेश देने के लिए उपयोग में लाई जाती है। आगे लक्ष्य। यह एक प्रकार का लक्ष्य है जो तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण होता है, जो इस पर आँख के दृश्य को चिन्हित करता है। संदर्भ बिंदु। यह एक महत्वपूर्ण और अचूक लक्ष्य है जिसका सहायक से आप अन्य लक्ष्यों और सीमा चिन्हों को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक संदर्भ बिंदु विशिष्ट होना चाहिए। अगले सरल लक्ष्यों के संकेत के तरीके। इसमें सरल लक्ष्यों को निम्नलिखित तरीके के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। एक है अपना विवरण से संकेत। एक ध्यान देने योग्य लक्ष्य का विवरण प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नंबर 1 संकेत पुल। यहाँ पर पुल एक ध्यान देने योग्य लक्ष्य है जिसमें कि किसी से भी इसको पहचानने में गलती नहीं हो सकती है। दूसरा है दिशा या सीमा या दोनों के संकेत। दिशा या सीमा या दोनों से संकेत बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जहां इनका उपयोग होता है। उदाहरणार्थ दिशा या सीमा या दोनों। प्रत्येक का एक एक उदाहरण निम्न प्रकार है। दिशा के द्वारा संकेत। नंबर 1 संकेत बिन बगीचा। नंबर 2 है सीमा के द्वारा संकेत। नंबर 1 संकेत 600 बगीचा। और तीसरा है दिशा और सीमा। जब किसी सीमा चिन्ह को प्रदर्शित करना हो तो पहले दिशा फिर सीमा को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण बिन 600 बगीचा। आगे है कठिन लक्ष्यों के संकेत के तरीके। कठिन लक्ष्यों के संकेत के तरीके ऊपर दिए गए तरीकों के द्वारा जिन लक्ष्यों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उन्हें कठिन लक्ष्यों के रूप में माना जाता है। इन्हें प्रदर्शित करने के तरीके निम्न प्रकार है। एक दिशा का तरीका। यह निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसमें है दिशा की सामान्य लाइन। दूसरा है एक ज्ञात संदर्भ बिंदु। तीसरा है अन्य सीमा चिन्ह। इनके अतिरिक्त अन्य सभी को दिशा सामान्य लाइन के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। निम्नलिखित दिशाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि ये दिशा है इसमें और ये माप है। थोड़ी दाया या बाया लगभग 10 डिग्री माप। और दिशा दूसरा चतुर्थांश दाया या बाया तो लगभग 22/1/2 डिग्री मतलब 22.5 डिग्री। आगे आधा दाया या बाया तो लगभग 45 डिग्री। और 3/4 दाया या बाया लगभग 67/1/2 मतलब 67.5 डिग्री। पूरा दाया या बाया घूमना लगभग 90 डिग्री। इसका निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सेना के द्वारा लक्ष्यों को सही रूप से पहचाना जाना और अभिज्ञात किया जाए। लक्ष्यों को चिन्हित करने के तरीकों का उपयोग करके कैडेट आसानी से किसी भी लक्ष्य को पहचान सकते हैं और चिन्हित कर सकते हैं। अवलोकन छलावरण और प्रच्छन्नता। भीतर से देखने के लिए शत्रु द्वारा
प्रच्छन्नता की जाती है। छलावरण शब्द एक फ्रेंच शब्द कैमोल्फर से आया है, जिसका तात्पर्य आवरण या अंधेपन से है। इससे तात्पर्य किसी लक्ष्य को समतल स्थान पर किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति के द्वारा उसे प्रच्छन्न करने के उद्देश्य से छिपा देना है। यह लक्ष्य इसके तीन आकार के गुण को देखता है और समतल दिखाई देती है। छलावरण को स्वयं की सेना, उपकरण, स्थापना और गतिविधियों को दुश्मनों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके या छलावरण करके करने का कार्य करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे देख सकते हो आप प्रच्छन्नता और एक छलावरण सेम सेम कपड़े पहनकर आगे चीजों को दिखाई देती है। चीजों को दिखाई मतलब चीजों को देखने के लिए उत्तरदायी विभिन्न तत्व निम्न प्रकार है। एक है आकार, दूसरा है चमक, तीसरा है छाया, चौथा है सतह, पांचवा है फासला, छठा है धुआं, सातवां है ध्वनि, आठवां है हरकत। आपने देखा होगा कि क्यों चीजें दिन के दौरान दिखाई देती है और रात की रोशनी में साफ दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि चीजें रात को कैसे दिखाई देती है। यहाँ पर दो तत्व है जो नीचे दिखाई मतलब दिए गए हैं। एक है ध्वनि और दूसरा है चमक। इनके द्वारा हम देख सकते हैं रात या दिन को।